डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज किसान प्रश्न मंच का कारवा उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचा है, जहां हमारी मौजूदगी इस वक्त कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में है और तमाम विशेषज्ञ इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। मैं डॉक्टर शकुंतला गुप्ता, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर। के सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश से। मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, फसल सुरक्षा वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर से। और इतने सारे हमारे साथ किसान भाई जुड़े हैं जो लगातार खेती किसानी के पथ पर, विकास के पथ पर अग्रसर हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और जिस तरह से लगातार हम किसानों के साथ चर्चा करते हैं और दूरदर्शन किसान पर उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी जानकारी और लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, किस तरह से वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, यही समझने के लिए आज का हमारा विषय किसान प्रश्न मंच पर लगातार जिस तरह से सवाल हम पूछते हैं उसको लेकर हम सवाल पूछेंगे और विषय होगा गेहूं की कटाई और थ्रेसिंग में सावधानी। इसी से जुड़ा हुआ सवाल हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना है और अगर सही जवाब आप देते हैं तो किसान कप के हकदार आप बनेंगे और आपकी जानकारी पूरे देश में और किसानों तक पहुंचेगी। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए और सवाल आपसे पूछते हैं। सवाल है, गेहूं की कटाई का सही समय क्या है? ये आपको बताना, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए हाथ बहुत सारे उठ गए हैं और शुरुआत इन्हीं बुजुर्ग किसान से करते हैं जिन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया, लेकिन सबसे नीचे हाथ कर रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम, गांव का नाम खुशहालपुर मठेरी, जी, जिला बिजनौर। उत्तर दीजिए, हमने जो सवाल पूछा है आपसे। सवाल आपको पता है जी। गेहूं की कटाई का सही समय क्या है? ये हमने 15 अप्रैल से 15 मई। 15 अप्रैल से 15 मई जी। ये सीताराम जी कह रहे हैं। चलिए बैठिए। और भी लोगों ने हाथ उठाए थे, इन्होंने भी हाथ उठाए, इनसे भी जान लेते हैं। ग्राम खुशहालपुर मठेरी के रहने वाले महिपाल सिंह। हाँ महिपाल जी, गेहूं का सही समय है 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल ये सही समय है? सही समय है तो पक्की देखिए, गेहूं का कटाई। क्या नाम बताया आपने? महिपाल सिंह। महिपाल, महिपाल जी बैठिए। महिपाल भी किसान हैं और भी देखिए किसान हैं जो हाथ उठा रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। जल्दी से आ जाइए, नाम बताइए। उधर देखिए, जाकिर हुसैन मेरा साहब। नाम जाकिर हुसैन है। हाँ। जिला बिजनौर नगीना से रहने वाले हैं। हाँ। और गांव का नाम खुशहालपुर मठेरी है। हाँ। गेहूं की आप भी कटाई का खुशहाल लग रहे हैं मुझे। गेहूं की कटाई का सही समय हाँ। 15 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, ठीक है। देखिए ये जाकिर साहब हैं, ये भी किसान हैं और भी लोगों ने हाथ उठाया था। आपने भी हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए। जी, नाम बताइए। जी रक्षपाल सिंह। रक्षपाल जी बताइए। जी, बुआई के अनुसार जैसे बुआई होती है भाई, देर से भी होती है और जल्दी भी होती है। तो जैसे बुआई होगी, बुआई के अनुसार ही कटाई होगी और मैं समझता हूँ अप्रैल से और मई के फर्स्ट वीक तक सब समाप्त हो जाती है। अप्रैल से फर्स्ट वीक मई के फर्स्ट वीक तक सब कुछ समाप्त हो जाता है, ये आप कह रहे हैं। हाँ, चलिए बुआई बैठिए के। बैठिए। और भी लोगों ने हाथ उठाए थे। जरा एक युवा देखिए किसान नजर आ रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिर अनवर। नाजिर मैं बताइए नगीना जरा। से हूँ और गांव समसपुर है जी। गेहूं की कटाई का सही समय जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर के 25 अप्रैल तक है। वो बुआई के अनुसार डिपेंड करता है कि अगेती बुआई है या पछेती बुआई है। ठीक है। और लोगों ने भी हाथ उठाया था, जरा आप भी हाथ उठा रहे थे, जल्दी से बता दीजिए। मेरा नाम पिंकू चौहान है, मैं ग्राम काजीवाले का रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर है। और गेहूं की जो कटाई का सही समय है वो 145 दिन के अंदर में, यानी 145 दिन के बाद कभी भी कर सकते हैं, बुआई के 145 दिन के बाद। ठीक है, बैठिए। और भी आपने भी हाथ उठाया था, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ। आइए जरा नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम शरद कुमार है, मैं हरगनपुर एक गांव है वहाँ का रहने वाला हूँ। गेहूं की जो कटाई है वो वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज़ है कि वैसे तो अप्रैल में गेहूं कटता है, परंतु जितनी भी वैरायटी होती हैं, अब अगर आपको एक वैरायटी ऐसी है जो अर्ली है तो वो आप नवंबर बोएंगे तो उसको 145 दिन में वैरायटी है तो उसमें कटेगा। तो वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करेगा, परंतु आमतौर पे अप्रैल में गेहूं कट जाता है। आमतौर पे अप्रैल में गेहूं कट जाता है और वक्त की पाबंदी। हालांकि बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, बहुत सारे लोगों में उत्साह है, लेकिन हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। वो बताएंगे किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार। साथ ही वो ये भी बताएंगे कि गेहूं की कटाई का सही समय क्या होता है। देखिए जैसे कि अभी हमारे सभी साथियों ने जवाब देने का प्रयास किया है, तो देखिए अगर गेहूं की बुआई का तो क्या कहते हैं कटाई का जो सही समय होता है
वह अप्रैल के पहले सप्ताह से चालू हो जाता है और 25 से 30 अप्रैल तक चलता है। ये निर्भर करता है कि हमने कौन सी वैरायटी लगाई थी। अगर नवंबर की वैरायटी लगा रखा है नवंबर के महीने में, तो उसकी अवधि होती है 140 से 150 दिन की, तो उसकी हार्वेस्टिंग जो होती है 10-15 अप्रैल तक हो जाता है। और जिन्होंने दिसंबर के आखिर में बुआई की है या जनवरी के पहले हफ्ते तक बुआई की है, उनकी हार्वेस्टिंग या कटाई जो होती है 25 से 30 अप्रैल तक जाती है। तो इसका अगर सही जवाब दो लोगों ने देने का प्रयास किया, एक नासिर भाई साहब क्या थे, उन्होंने देने का प्रयास किया, और दूसरा शरद जी ने देने का प्रयास किया, तो सबसे सही जवाब शरद जी ने दिया है। ठीक है, जोरदार तालियां शरद जी के लिए बजा दीजिए। शरद जी ने सही जवाब दिया है हमारे विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग, तो इसलिए उन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। आइए, आपको दिया जाता है किसान कप, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब और इसीलिए आपको यहां सम्मानित किया जाता है। तालियां तो बजाइए शरद जी के। किसान कप मिलने से आप लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो देखिए, सही जवाब देने पर आपको किसान कप से नवाजा जाएगा, साथ ही आपकी जो जानकारी है वो लोगों तक जाएगी, और अगर आपकी गलत जानकारी है तो वो यहां सही भी हो जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए, आप भी जवाब दीजिए और किसान कप पाइए। इसलिए बिना देरी किए और भी सवाल हम आपसे पूछते हैं, और सवाल है, गेहूं की कटाई से कितने दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए, हाथ सबसे पहले पीछे से उठा है, और इसीलिए उस युवा से हम पूछ लेते हैं, क्योंकि उसने सबसे पहले हाथ उठाया है, और उनसे हम बात करते हैं, उसके बाद हम और लोगों के पास आएंगे। आइए सर, आप आइए। सर 110 दिन। नाम बताइए। इतनी सर, मेरा नाम प्रेम कुमार चौहान, ग्राम काजीवाले का रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर है, और 110 दिन के अंदर में सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। हाँ, 110 दिन के अंदर बंद कर देनी चाहिए। 110 दिन के बाद, जब गेहूं 110 दिन का हो जाता है, उसके बाद नहीं करनी चाहिए। आप ही किसान हैं जी, बड़े मॉडल किसान लग रहे हैं। आप बैठिए, आप भी जवाब देना चाह रहे हैं। आइए, जल्दी से खड़े हो जाइए। नाजिर अनवर नाम है, नगीना से बिलोंग करते हैं, और गेहूं में जो सिंचाई बंद कर देनी चाहिए वो 20 से 25 दिन पहले बंद कर देनी चाहिए। 20 से 25 दिन पहले बंद कर देनी चाहिए। आपने भी हाथ उठाया था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह है, ग्राम पुरैनी से हैं। और जो समय है 25 दिन पहले जो है वो बंद कर दीजिए सिंचाई, जो है 25 दिन पहले बंद कर देनी चाहिए सिंचाई। विजयपाल ये कह रहे हैं। विजय होगी आपकी, ऐसा लग रहा है? हाँ, विजयपाल सिंह। बैठ जाइए। और भी आप बताना चाह रहे हैं, आइए जरा, आप भी आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह, गांव पुरैनी, जिला बिजनौर। लग भी रहे हैं आप राजपाल जी से। बताइए। हमें तो 15 दिन पहले जी गेहूँ पकने से अब बंद कर 15 दिन पहले गेहूं पकने से बंद कर देनी चाहिए सिंचाई, ये आप कह रहे हैं। और कोई कहना चाहता है कुछ और, तो जल्दी से वो भी बता सकते हैं। एक और हाथ पीछे से उठ रहा है, हम अंतिम पंक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार, पुरैनी का रहने वाला हूँ। 21 दिन पहले जो है सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। 21 दिन पहले कटाई से 21 दिन पहले। आप भी किसान हैं? जी। करते हैं आप? जी। तो 21 दिन पहले बंद कर देते हैं। जी। और क्या कहना चाहोगे देश के किसानों को? कहना चाहेंगे कि वैरायटियाँ जो हैं वो समय के हिसाब से ही लगाएं। कुछ किसान लेट वैरायटी लगा देते हैं, तो वो उनका कटाई का समय अलग हो जाता है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए उन्हें? समय से लगाएं। समय से लगाएं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, तमाम लोगों ने जवाब दे दिया है। अब हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। विशेषज्ञ हमें बताएंगे कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार, और साथ ही वो सही जानकारी भी हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को देंगे कि गेहूं की कटाई से कितने दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। देखिए, अभी हमारे किसान साथियों में 2-3 लोगों के जवाब एक जैसे आए हैं, लगभग आसपास ही हैं। तो उसमें आप लोग ये मत सोचना कि डॉक्टर साहब ने कुछ क्या कहते हैं कि पक्षपात किया है। तो लेकिन जो तकनीकी रूप से अगर हम बात करते हैं, तो कि गेहूं की अगर कटाई से पहले 20 से 25 दिन पहले क्या कहते हैं सिंचाई बंद कर दी जाती है, जिससे कि गेहूं अच्छी तरह से पक जाए, दाने उसके अच्छी तरह से पक जाएं, बालियां में दाने पक जाए। जो अगर कंबाइंड हार्वेस्टर या मशीन से कटाई करते हैं तो उसमें कोई परेशानी ना होने पाए। तो जवाब तो 2-3 लोगों ने सही दिया है, लेकिन जिन्होंने सबसे पहला जवाब दिया है, क्योंकि उसी से मिलता खाता जवाब है, वो है नाजिर। आइए, जोरदार तालियां नाजिर के लिए बचाइए। नाजिर ने देखिए, प्रयास लगातार उनका जारी था और इस बार उन्होंने कामयाबी हासिल की है, इसलिए उन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए जरा। उधर बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं
और लोग भी बन सकते हैं, और लोगों को भी मौका हम लगातार देंगे। और इसलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। और भी सवाल हैं जो आपसे पूछते हैं और आपकी जानकारी को परखने की कोशिश एक बार फिर से इस मंच पर करते हैं, जो बेबाकी से उत्तर देने की इजाजत ये मंच आपको देता है। इसलिए घरेलू स्तर पर अनाज भंडारण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए, ये सवाल है, घरेलू स्तर पर अनाज भंडारण करते समय किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, ये आपको बताना। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। और हाथ उठने लगे हैं आगे से ही, तो इसलिए शुरुआत आगे से कर लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए। आपने सबसे पहले हाथ उठाया, इधर देखिए आप कैमरे की तरफ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम जाकिर हुसैन है जी। जाकिर बताइए। का रहने वाला हूँ और गांव खुशहालपुर मठेरी है। गेहूं भंडारण के समय गेहूं में नमी नहीं होनी चाहिए, और जिस कोठी में हम उसको पैक करते हैं उसको ऊंची जगह पे रखना चाहिए, जिससे नीचे से नमी ना लगे, और सही समय पे दवाई का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए आप बताना चाह रहे हैं, आपने भी हाथ उठाया था। ये रक्षपाल सिंह, गांव श्यामपुर, हाँ जी, और नगीना के में है, जिला बिजनौर से है। हाँ। गेहूं भंडारण करते समय सबसे पहले तो यह है कि उसमें नमी ना हो, जैसा भैया ने बताया है अभी। थोड़ा तेजी से बताइए ताकि हमारे विशेषज्ञों तक आवाज जाए। गेहूं भंडारण, गेहूं में नमी नहीं होनी चाहिए। गेहूं में नमी नहीं होनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं जी। और नंबर 2, गेहूं जिस बर्तन में भी रखें, कोठी में रखें या बोरों में भर कर रखें, वो नया हो, साफ सुथरा हो, सुखा कर रखें उसे, और उसमें दवाई लगाए जिससे उसमें कोई फंगीसाइड वगैरह ना हो। बस ये सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन दवाई लगाने की बात कर रहे हैं, क्या घरेलू स्तर पर दवाई लगाई जाती है, ये अब विशेषज्ञों को सोचना है। और भी लोगों ने हाथ उठाए थे, तो जल्दी से जिन्होंने हाथ उठाया था वो खड़े हो जाएं, क्योंकि हम उनसे पूछने आ रहे हैं। नाम बताइए जरा। महेंद्रजीत सिंह जी, ग्राम गाजीपुर सभाचंद का रहने वाला हूँ जी। गेहूं भंडारण के समय विशेष रूप से तो उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। थ्रेसिंग के 1 दिन 2-3 दिन के अंदर अंदर हमें उसको सुखा के और उसमें नीम की पत्तियों मिला के, सूखी नीम की पत्ती मिला के भंडारण करना चाहिए। सूखी नीम की पत्तियां मिलाकर उसका भंडारण करना चाहिए, ये आप कह रहे हैं, और सूखे का ख्याल रखना चाहिए उसका। बिल्कुल। और महेंद्रजीत सिंह, मुझे लग रहा है आपकी जीत हो चुकी है, क्योंकि विशेषज्ञ लगातार आपके नाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कोई और भी बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है, अपनी जानकारी साझा कर सकता है। मुझे लगता है आप बताना चाहते हैं, आइए जरा। नहीं बताना चाहते, ठीक है, तो चलते हैं विशेषज्ञों के पास। विशेषज्ञ अब आपको बताएंगे कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार। साथ ही जो हमने आपसे पूछा, घरेलू स्तर पर अनाज भंडारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे, ताकि उनके काम ये जानकारी आ सके। अनाज भंडारण करते समय जब फसल की कटाई हो जाती है, तो उसके बाद जो है अनाज का भंडारण करना चाहिए। भंडारण करते समय पुराना जो गेहूं टंकी में रखा हुआ है उसमें एक तो मिलाकर नहीं रखना चाहिए, नया गेहूं नहीं डालना चाहिए। और जिस टंकी में हम गेहूं का भंडारण कर रहे हैं उसको जो है घरेलू स्तर पर नीम की पत्ती जो है पानी पकाकर और उसको अच्छी तरीके से उस टंकी को धो लेना चाहिए। और धोने के बाद 1 हफ्ते 10 दिन धूप में पहले से ही रख देना चाहिए, कि ताकि अच्छी तरीके से टंकी सूख जाए। टंकी सूख जाने तो उसके जो कीड़े होते हैं ना, जहाँ भी हल्का सा भी दरार दिखता है वहाँ पर कीड़े घुस जाते हैं। तो टंकी की सफाई एक तो बहुत बढ़िया से होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, जब गेहूं को सुखाते हैं भंडारण करने से पहले उसमें इतना नमी होना चाहिए कि मुंह में डालने के बाद कट की आवाज़ आनी चाहिए। बिल्कुल सूखा हुआ गेहूं होना चाहिए। जब नमी रहता है उस समय क्या होता है कि जब हमारा जुलाई में के महीने में, सितंबर के महीने में टेम्परेचर में नमी आता है, उस समय जब तापमान गिर जाता है, उस समय कीड़े मकोड़े जो है उसमें जो है गेहूं में लगना शुरू हो जाता है। तो एक सबसे पहली बात हमें रखना चाहिए, गेहूं को अच्छी तरीके से सुखा लेना चाहिए, दांत से कट की आवाज़ आनी चाहिए। और भंडारण करते समय जो है ज़मीन से जो है पटरा वटरा कोई चीज़ें रखकर उसके ऊपर रखना चाहिए। और रखने के बाद सबसे पहले नीम की पत्ती बिछा लेना चाहिए, और फिर उसके ऊपर कोई पुराने कपड़े या अखबार डाल देना चाहिए, और फिर गेहूं का भंडारण करना चाहिए। गेहूं का भंडारण करते समय जो है ये माचिस की जो डिब्बी होती है, इसमें रेड फास्फोरस होता है,
तो उस रेड फास्फोरस की वजह से जो है गेहूं में कीड़े नहीं लगते हैं। यदि हम जैविक विधि से हम अपना भंडारण करना चाह रहे हैं तो 1 कुंटल में जो है 10 माचिस की डिब्बी भरी हुई इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में ये माचिस की डिब्बी बाद में आपके यूज में भी आ जाता है और आपका गेहूं खराब भी नहीं होता है। लास्ट में जब टंकी बंद करने से पहले जो है कपड़ा या अखबार बिछाकर और सूखी हुई नीम की पत्ती बिछाकर और बंद कर देना चाहिए। जो हम लोग EDB और दवाइयों का नाम ले रहे थे उन दवाइयों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि नीम की पत्ती या माचिस की भरी हुई डिब्बी का इस्तेमाल अनाज भंडारण में करना चाहिए। कुछ हद तक ले महेंद्रजीत सिंह ने जवाब ठीक दिए हैं। तो आइए जोरदार तालियां महेंद्रजीत सिंह के लिए बजा दीजिए। ये बुजुर्ग किसान हैं और जितनी अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया विशेषज्ञों ने उसको सराहा है। आइए किसान कप आपको दिया जाता है, जोरदार तालियां उनके लिए बजाते रहिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार महेंद्रजीत सिंह जो किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, वो बन गए हैं। तो लगातार जिस तरह से इस मंच पर हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हमारे अन्नदाता, हमारे किसान जो लगातार बता रहे हैं कि वो कैसे गेहूं की कटाई और थ्रेसिंग में सावधानियां बरतते हैं और ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और भी सवाल हैं इसी से जुड़े हुए जो आगे हम आपके सामने रखेंगे, जिसका जवाब आपको देना है। तो देखिए, आप बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि जवाब भी आपको देना है। आप कैसे पहचानेंगे कि गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार हो गई है? ये बहुत आसान सा प्रश्न है जिसको सुनकर कई युवाओं ने भी हाथ उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि आजकल युवा किसानी खेती से दूर जा रहे हैं, लेकिन अगर यहां हाथ उठा रहे हैं तो उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि वो कैसे खेती किसानी कर रहे हैं। आइए जरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाष कुमार है, गांव मेरा रजपुरा है। और गेहूं की बाली की पकने की सही अवस्था है कि वो बाली खड़ी से मुड़ जानी चाहिए। अच्छा, खड़ी से मुड़ जानी चाहिए। हाँ, तो झुक जानी चाहिए वो, तो पकने के बाद वो झुक जाती है। लटकना भी बोलते हैं। जी जी जी, एकदम मॉडल किसान नजर आ रहे हैं। जी, चलिए अभिलाष, और भी कोई किसान जो बताना चाहता है? आप बताना चाहते हैं? इतना छोटा हाथ क्यों उठाते हैं, पता ही नहीं चलता आपका? नहीं, नाम आपका बहुत बड़ा है। जी, मेरा नाम सीताराम है। हाँ। और गेहूं जब बाली झुक जाती है, मुड़ जाती हैं, बैंच की तरह मुड़ जाती हैं। हाँ। और जब दाना उसका कट के आवाज देने लगे, जब चबाते हैं दाना तो कट करना चाहिए, उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। देखना चाहिए। हाँ, खा मतलब कट कर देना, दांत से देखना चाहिए। अच्छा, अगर वो कट देने हो गया तो फसल तैयार पक गई, उसे काट देना चाहिए। मतलब कट तैयार? जी, तैयार। ठीक है, तो कट अगर ठीक से लग गया तो फसल तैयार हो गई, ये कह रहे हैं। आप भी हाथ उठा रहे हैं। चलिए, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जी जाकिर साहब, गेहूं की फसल जब तैयार हो जाती है तो नीचे से ऊपर तक सूख जाती है और पकने के बाद में उसकी बालियां मुड़ जाती हैं और सफ़ेद हो जाती हैं, जिस कलर का भी गेहूं होता है। और उसके बाद में फिर उसकी कटाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये भी बता रहे हैं, आप भी बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। अब तो पूछेंगे हम आपसे, कहाँ से आए, जरा बताइए जरा। तेजपाल से नहीं। बताइए जरा, कैसे मतलब पहचानते हैं हम लोग के गेहूं पक गया? गेहूं साहब वही जैसे कि नीचे से ऊपर तक सूखने के बाद सफेद होगी, बाल मुड़ गई, इसी के बाद पकना बोलते हैं। सब तो पता है आपको, फिर बता क्यों नहीं रहे? चलिए बैठिए। तो तेजपाल भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से आपसे भी ले लेते हैं जवाब। बताइए जरा, नाम बताइए। मेरा नाम महिपाल सिंह है। गेहूं जब पक जाता है तो सफेद हो जाता है और उसके बाद सारी बालियां उसकी सूख जाती हैं। उसको जो मोड़ने के बाद एकदम टूट जाता है, जो पक्का गेहूं होता है। जिसके अंदर नरमाई होती है वो गेहूं पक्का नहीं है। और उसका दाना तोड़ कर देखो, बहुत सख्त हो जाता है, उसका पानी सब सूख जाता है, वो गेहूं पक जाता है। सूख जाता है, दाना सख्त हो जाता है। तो और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो गेहूं पक्का होता है, वो पक्का हो जाता है। ठीक है, महिपाल ने भी अपना आकलन बताया और उन्होंने कैसे उसको परखा है कि गेहूं पक जाता है, ये जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और विशेषज्ञ बताएंगे हमें कि कैसे गेहूं की पहचान होती है, कैसे वो पक जाता है और किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार, ये विशेषज्ञ हमें बताएंगे। देखिए, गेहूं की कटाई की अगर बात करते हैं हम, तो पहले तो देखना चाहिए कि जो हमारी बाली है, अगर हाथ से कटाई हो रही है तो उसमें जो नमी है 15 से 20% तक बाली के अंदर नमी क्षम्य होती है। कंबाइन से जो कटिंग होती है उसमें, कंबाइन से कटिंग करने में जो नमी होती है दाने के अंदर उस बाली में,
वो 15% के नीचे होना चाहिए। अब अगली बात होती है कि इसमें जब पहचान अगर हमें खुली आंख से देखना है कैसे पहचान होती है, तो जो बाली जो पक जाती है तो आप देखेंगे सुनहरे रंग की बालियाँ हो जाती हैं सारी। और उस खेत के अगर बगल से आप जाते हैं तो अगर हल्की सी भी हवा चलती है तो आपको एक अच्छी सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। और जो बाली जो गेहूं की जो बाली होती है पकने के बाद हल्का सा उस पर मुड़ाव ले लेती है, सीधी बाली वो नहीं रह पाती है। तो अगर हम जवाब देने की बात करते हैं तो जवाब देने में काफ़ी लोगों ने प्रयास किया है। देखिए अभी सभी लोगों ने, हमारे किसान साथियों ने प्रयास किया और प्रयास भी कर रहे हैं जवाब देने का, सबके जवाब आसपास ही आ रहे हैं। लेकिन अगर सही जवाब की बात अगर की जाए तो बाली की सही पहचान करने की बताया कैसे कटाई होती है। अभिलाष कुमार हैं, अभिलाष कुमार किसान प्रश्न मंच के कब के हकदार हैं, उनको दे दिया जाए। तो जोरदार तालियां अभिलाष के लिए बजा दीजिए। युवा किसान हैं और देखिए मॉडल किसान नजर आ रहे हैं, जीन्स विन्स पहन के तैयार हैं। और ऐसे किसान अगर हैं तो वाकई हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। युवा किसानी में, खेती किसानी में आगे बढ़ सकते हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार अभिलाष बन गए। युवा किसान हैं और भी किसानों से सवाल पूछेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जो सिलसिला यहां जारी है सवाल जवाब का, उसको आगे बढ़ाते हैं और भी कुछ सवाल पूछते हैं और बनाते हैं आपको किसान कप का विजेता। तो इसलिए बहुत ही गौर से आप सुनिए, क्योंकि जवाब आप लोगों को देना है और जिनको अब तक जवाब देने का मौका नहीं मिला वो भी जवाब देने की कोशिश करें ताकि वो भी विजेता इस मंच पर बन सकें। तो दराती से गेहूं काटते समय जमीन से कितनी ऊंचाई पर कटाई करनी होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए हाथ उठने लगे हैं और सबसे पहले हाथ पीछे से उठे हैं, तो इसलिए शुरुआत पीछे से ही करते हैं। उनसे भी जानते हैं और उनसे भी समझते हैं। चलिए आप बिल्कुल नए नए लग रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं दिया आपने, आपसे पूछ लेते पहले। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश जी उधर देख के बताइए जरा। कुमार जी, ग्राम पुरैनी से। 1 इंच से 2 इंच के बीच में कटती है। 1 इंच से 2 इंच के बीच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, बैठिए। तो देखिए आपने भी हाथ उठाया था, जल्दी से आ जाइए। मेरा नाम प्रेमको चौहान है, मैं ग्राम काजीवाले का रहने वाला हूँ। सतह से 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर करनी चाहिए कटाई उनकी। ठीक है, आपने भी हाथ उठाया, जल्दी से खड़े हो जाइए। सर मेरा नाम फहीमुद्दीन है। दराती से गेहूं की कटाई जो हाइट होती है 5 से 7 सेंटीमीटर या 2 से 3 इंच होनी चाहिए। ठीक है, तो बैठिए फहीम साहब। और भी यहाँ से हाथ उठा थे, आपने उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए। आप भी बताइए क्या मेरा नाम नरेंद्र चौहान है, गांव जमालपुर ढीकली का रहने वाला हूँ जी। गेहूं की हाथ से कटाई काटते समय 2.5 से 3 इंच की बीच की दूरी होनी चाहिए। 2.5 से 3 इंच की दूरी होनी चाहिए। देखिए चौहान साहब ये कह रहे हैं, आप भी बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। जल्दी से खड़े हो जाइए और बताइए, नाम बताइए जरा। अनूप कुमार पुरैनी। 3 इंच की ऊंचाई जमीन से उपयुक्त है, इसी हिसाब से सभी किसान हाथ से जो है कटाई करते हैं। ठीक है, बैठिए। और भी जो बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है कि उसके पास क्या जानकारी है, बताना चाह रहे हैं। खड़े हो जाइए। अभी आते हैं जी। मैं रक्षपाल सिंह श्यामपुर से। हाँ जी। जमीन से 2-2.5 इंच से दाती से जो है वो करती है नॉर्मली। 2-2.5 इंच से 2 से 2.5 इंच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, बैठिए। एक देखिए एक युवा, बल्कि बहुत बड़े युवा हैं, ये बच्चा ही है अभी। आप भी खेती किसानी करते हैं? जी हाँ, मोहम्मद आमिर बताइए। 2 से 3 इंच करनी चाहिए ताकि हाथ न कटे। 2 से 3 इंच की दूरी होनी चाहिए ताकि हाथ ना कटे, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए मोहम्मद आमिर हैं जो बहुत ही छोटे से किसान हैं, जो बता रहे हैं कि 2 से 3 इंच की दूरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे विशेषज्ञ किसे सराहते हैं, किसे वो किसान कब से नवाजते हैं, ये विशेषज्ञों पर छोड़ देते हैं। साथ ही वो जानकारी भी देंगे हमारे दर्शकों को। इस उम्मीद के साथ हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। देखिए गेहूं की कटाई करते समय
जब हम दरांती से कटाई करते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 इंच जो है ऊंचाई होनी चाहिए। इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर हम ज़मीन से मिला के कटाई कर देंगे तो अगर ज़मीन में मॉइस्चर है तो कहीं ना कहीं हमारी बाली उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी और उसमें जो है मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाएगी, कीड़े बीमारी लगने की संभावना उसमें ज़्यादा रहेगी। तो अगर मैं जवाब की बात करूं, लगभग सभी ने आसपास ही जवाब दिए हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा यहाँ मौजूद है जो छोटा किसान है, उसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। तो मैं ये चाहूँगा कि उसे इस कप से नवाजा जाए। उसने हिम्मत दिखाई और ये जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया है और इसीलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। इधर आ जाइए, आप दोनों हाथों से सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। और देखिए, एक बच्चा किसान है जो तमाम बुजुर्गों के बीच, बड़ों के बीच में से किसान कप का विजेता बन गया। और लोग भी बन सकते हैं अगर वो चाहें तो। इसलिए हम और लोगों के सामने और सवाल रखते हैं और जानकारी परखते हैं और समझते हैं उनसे कि कितनी जानकारी उनको है। कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के क्या फायदे होते हैं, ये आपको बताना। जल्दी से आप बताइए, हाथ उठाइए और समझाइए। तो देखिए, हाथ उठने लगे हैं और हाथ यहां से उठने लगे हैं, तो खड़े हो जाइए। नाम बताइए। मेरा नाम महिपाल सिंह है। हाँ महिपाल, बताइए। रहने वाले। मशीन की कटाई थ्रेश वेट से काटने के लिए एक तो खेत जल्दी कट जाता है, दूसरी बात जो उसके जो मेड़े रह जाते हैं उससे बहुत पौष्टिक आहार मिलता है, जमीन को खाद मिलता है और समय बचता है कटाई। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, ये भी बताना चाह रहे हैं, जल्दी से नाम बताइए पहले। मेरा नाम जाकिर हुसैन है। उधर देख के बताइए। गेहूँ की कंबाइन की कटाई से जी समय बचता है, खर्च कम आता है और हमारी जो फसल वेस्टेज होती है उससे भी बच जाता है। और जो उसमें ऊपर से गेहूं कटने की वजह से मिट्टी के अंदर जीवाश्मों की पूर्ति होती है, जो मिट्टी की जुताई करते हैं। तो मिट्टी में जीवाश्म की पूर्ति भी होती है। और भी लोगों ने हाथ उठाए थे, जल्दी से। आपने हाथ उठाया था। अच्छा, इन्होंने बताया था क्या आपको? एक तो समय की बचत होती है जी, और दूसरे जो श्रमिक लगते हैं वो नहीं लग पाते जो है। अच्छा, तो श्रमिकों की जो संख्या है वो खत्म हो जाती है। मशीन का ये लाभ होता है। जी। और क्या फायदा होते हैं जरा बताइए, हमारे और किसानों को भी बताइए कि क्यों कंबाइन से ही वो हार्वेस्टिंग, जो उसका पौधा है वो जो तने हैं वो जो जमीन में ही खाद काम आते हैं। उसके जो तने हैं वो जमीन में ही खाद काम आते हैं, खाद के काम आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठाए, बताए। आप बहुत देर से नहीं बता रहे, आप जरा कहां से हैं ये तो बताइए। आप जरा खड़े तो हो जाइए, चेहरा तो दिखाइए। महेंद्र सिंह। कहाँ से हैं? ग्राम रामपुर दास। क्या करते हैं? किसान हूँ। किसान है। क्या किसानी करते हैं, किस तरह की खेती? सभी तरह की खेती। क्या क्या करते हैं बताइए। गन्ना, गेहूँ, धान। अच्छा। और तो जो आजकल के युवा हैं जो खेती किसानी से दूर जा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? जरा उधर देख के बताइए। कोई संदेश देना चाहेंगे उनको? उन्हें करना चाहिए, उन्हें आना चाहिए ना, आना चाहिए खेती, ताकि क्योंकि हमारे देश के अगर किसान कम होंगे तो फिर खेती किसानी कौन करेगा? ठीक है, बैठिए। तो देखिए, ये भी किसान हैं। और भी कोई किसान बताना चाहता है, आप बताना चाहते हैं तो जल्दी से आइए। सर, मेरा नाम फहीमुद्दीन है और मैं नगीना मोहल्ला विष्णुसराय में रहता हूँ। इसमें पहले तो समय की बचत होती है, उसके बाद में जो श्रमिक लगते हैं उनकी संख्या भी कम होती है। दूसरा, प्रोडक्शन में सुधार आता है और लागत में भी कमी आती है, और जो फसल है उसकी लागत में भी मतलब कमी आती है और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसे कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से मतलब इनका हमें कंबाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है फहीम साहब, तो देखिए बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने जवाब दिया है। हम चलते हैं अब हमारे विशेषज्ञों के पास, वो बताएंगे कि कंबाइन से क्या फायदा होता है, क्यों कंबाइन से ही हमारे किसानों को आगे बढ़ना चाहिए और खेती किसानी करनी चाहिए, उसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, ये हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कब का हकदार। देखिए, आजकल गेहूं की कटाई की जब बात होती है तो अब क्योंकि मजदूर की कमी पड़ रही, तो अब कंबाइन हार्वेस्टर या कंबाइन मशीन से गेहूं कटाई का प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है। और गेहूं की कंबाइन मशीन से कटाई के अगर फ़ायदे की बात करें तो एक तो पहली बात तो समय पे कटाई हो जाती है, क्योंकि होता है कि अगर हम मैनुअल मजदूर से कटाई करवाते हैं तो 3-4 दिन तक कटाई होती है। अगर उसमें किसी कारण बस मौसम ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए, तो किसान का नुकसान होता था। कंबाइन से कटाई का पहला फ़ायदा तो है कि समय की बचत और समय पे कटाई, और समय पर क्या कहते हैं अनाज या बीज जो भी पैदा किया है घर पे आ जाता है। दूसरा ये होता है कि अभी हमारी सरकार भी और हम लोग भी प्रयास ये कर रहे हैं कि किसानों के खेत की जो मृदा की उर्वरता गिरती जा रही है, गेहूं की कंबाइन कटाई करने के बाद उसमें आप देखते हैं कि लगभग
10 से 15 सेंटीमीटर 1 फीट के आसपास उसके ऊपर तक जो उसमें अवशेष छूट जाता है कंबाइन कटाई करने के बाद, उसको उसी खेत में जुताई करने के बाद उसमें मिला दिया जाता है, तो वो सड़ करके जैविक जीवांश खाद की ज़मीन के अंदर मात्रा बढ़ाता है। तो हमारे काफ़ी साथियों ने प्रयास किया है जवाब देने का, तो अगर हम जवाब देने के तो कभी बारी बारी से सब ने दिया, लेकिन जिसने सबसे पहले जवाब दिया वो महिपाल सिंह है, इसलिए महिपाल सिंह को इस कप से पुरस्कृत किया जाए। जोरदार तालियां महिपाल के लिए। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसलिए लगातार वो कोशिश कर रहे थे और कोशिश में कामयाब हुए हैं महिपाल, इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया महिपाल, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं और लोग भी बन सकते हैं और लोगों के पास भी अभी मौका है। ये मौका मत गवाइए और प्रयास कीजिए, आप भी कोशिश करते रहिए। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी सवाल करते हैं। सवाल है, थ्रेसिंग के समय किसान को शरीर के कौन कौन से अंगों को धूल से बचाना जरूरी होता है, ये आपको बताना है। थ्रेसिंग के समय किसान को शरीर के कौन कौन से अंगों को धूल से बचाना जरूरी होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, हाथ पीछे से उठने लगे हैं, हालांकि आगे से भी हाथ उठ रहे हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। शुरुआत यहां से करते हैं। एक नया चेहरा नजर आ रहा है जिन्होंने हाथ उठाया, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार, शरीकपुर खराज का, पोस्ट नहीं जी। नाक को बचाना चाहिए धूल से, सांस के थोड़ा अंदर ना पहुंच जाए। ठीक है, मुंह और नाक को। क्या नाम बताया अपना? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार कह रहे हैं नाक को बचाना चाहिए। और भी हैं जो हाथ उठा रहे हैं, जो लगातार हाथ उठा रहे हैं। जाकिर हुसैन है। थ्रेसिंग के समय मनुष्य को अपनी आंखों को बचाना चाहिए और नाक को बचाना चाहिए, मुंह को बचाना चाहिए। उसके लिए कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। आंखों को बचाने के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और सही कपड़े पहनने चाहिए। बैठिए। तो देखिए, ये जाकिर हुसैन है जो बता रहे हैं कि कपड़ों के साथ साथ आपको नाक को बचाना भी जरूरी है और तमाम चीजों का वो ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि उनका ज्ञान कितना सही है ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे। जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए। नरेश कुमार। हाँ नरेश जी बताइए। आँख और नाक को बचाना चाहिए। आंख और नाक को दोनों को बचाना चाहिए, ये नरेश जी कह रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बैठिए नरेश जी, आप बैठिए। एक और किसान हमारे, नाम तो बताइए। इतनी बार आपने जवाब दे दिया, नाम नहीं बताया अपना। नाम विजयपाल सिंह, ग्रामपुरा जी। हाँ, एक तो नाक सबसे तो पहले, विजय का इंतजार, और मुंह और आँख और सिर के बाल बचाने चाहिए। सिर के बाल, आँख, नाक, बाल ढकने चाहिए। हाँ, बाल भी ढकने चाहिए। वो किस लिए? इन्हें मिट्टी जाती है बालों। अच्छा, बालों में मिट्टी चली जाती है। चलिए ठीक है, बैठिए। और भी कोई हाथ उठा रहे थे तो जल्दी से देखिए, वो पीछे चौहान साहब हैं कि ये किसान हैं, ये भी हाथ उठा रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र चौहान है, गांव जमालपुर ढेकली का रहने वाला हूँ जी। हार्वेस्टर से कटाई करते समय एक तो ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, कैसे पहनने चाहिए? सूट बूट ये जो आप पहन के आए? टाइट कपड़े पहनने चाहिए। अपने कपड़ों का बचाव भी करना चाहिए, क्योंकि मशीन चलती है, मशीन में कोई कपड़ा ना पकड़ ले। और अपने क्या नाम सीट से लेके क्या नाम मुंह तक ढकना चाहिए, हल्का कपड़ा बांधना चाहिए। ठीक है, ठीक है चौहान साहब बैठिए। तो देखिए, तमाम लोगों ने जवाब दिया कि कैसे उन्हें अपने आप को बचाना चाहिए, अपनी नाक को बचाना चाहिए, अपने शरीर को बचाना चाहिए और कैसे वो बच पाते हैं, ये उन्होंने बताया। हालांकि हमारे जो विशेषज्ञ वो बताएंगे कि कैसे सही जवाब किसने दिया है और कौन है किसान का हकदार, और साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है वो विस्तार से भी आपको बताएंगे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि थ्रेसिंग के दौरान कई सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। जब थ्रेसिंग हो रही हो तो एक तो ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उनके फंसने का डर रहता है अगर थ्रेसिंग हो रही है। साथ ही साथ जो है ना, मुंह को कवर कर लें, क्योंकि हम मुंह से सांस लेते हैं तो बहुत सारा उस समय धूल उड़ती है, मुंह के अंदर चली जाती है, नाक के द्वारा भी, और आंखों में भी गिरने का डर रहता है। अगर बाल बड़े हैं तो उनके वो रजने का डर रहता है, उनमें धूल भरने का डर रहता है, ज़्यादा प्रदूषण होगा उससे। तो मैं देख रहा हूँ कि जाकिर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, लेकिन उसके बाद जो उनके पीछे विजय पाल जी बैठे हैं उन्होंने उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया। तो मैं चाहूँगा कि विजय पाल जी को जो है ना ये कप से नवाजा जाए और वही इसके कप के हकदार हैं। और थोड़ी सी जानकारी दीजिए कुछ इसके बारे में। देखिए, थ्रेसिंग जब हम करते हैं तो आसपास का वातावरण जो है वो भी धूमिल होता है। तो जितने भी वहाँ लोग रहे, मैं एक खाली उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो आसपास काम भी कर रहे हैं उनको भी मास्क वगैरह या गमछा बांध लेना चाहिए, ताकि वो जो प्रदूषित वायु है, हवा में जो उसके पार्टिकल मिल गए हैं, वो उन मनुष्यों को जो है
सांस के द्वारा अंदर न जाएं और प्रभावित ना करें जीवन को, क्योंकि अंदर जाने के बाद गले में और फेफड़ों में चिपक जाते हैं, उससे जो है रोग होने की संभावना हो सकती है फ्यूचर में। तो किसान भाइयों को चाहिए उस समय सावधानी बरतें और जितना भी जो है ना बच्चों को दूर रहे थ्रेसिंग जो मशीन होती है, क्योंकि वो कई बार जो देखते हैं हम ट्रैक्टर चालित होती है तो पुली के द्वारा उसको जोड़ा जाता है, कई बार जो किसान भाई हैं वो पट्टे के माध्यम से उसको जोड़ते हैं, तो उनमें कपड़े फंसने का, बाल फंसने का डर रहता है। तो छोटे बाल होंगे तो कहीं ना कहीं किसानों को उसका लाभ होगा। तो देखिए विजयपाल जी आइए, जोरदार तालियां विजयपाल जी के लिए बजाइए। विजयपाल, देखिए ये विजयपाल एक बुजुर्ग किसान हैं जिन्होंने सही जवाब दिया हमारे विशेषज्ञों के अनुसार, और इसलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। इधर आ जाइए विजयपाल जी हमारे बैनर के पास, और जोरदार तालियां इनके लिए बजा दी। बहुत शुक्रिया, सही जवाब विजयपाल जी ने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार विजयपाल जी बन गए हैं, और भी लोग बन सकते हैं। और जिस तरह से हम सवाल पूछ रहे हैं, जितने उत्साह से आप लोग जवाब दे रहे हैं, किसान कप के हकदार बन रहे हैं, और भी मौका हम आपको देंगे। लेकिन हम अब आपसे कुछ और सवाल पूछेंगे जो योजना से जुड़े होंगे भारत सरकार की, और वो योजना होगी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। लेकिन यहां रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। किसान यात्रा में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर के गांव अगरी। 75% अनुदान पे किसानों को उपलब्ध कराया जाता है जैविक कीटनाशक और जैविक फफूंदीनाशक। बाप उगाएगा, बेटा प्रोसेस करके बेचेगा, तब हमारे पास पैसा आता है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 2000 की जो सम्मान निधि आती है वर्ष में लगभग 6000 रुपए ये किसानों को मिल रही है। कृषि विभाग हमको सपोर्ट कर रहा है और नया मार्गदर्शन हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के हल्दौर के गांव अगरी से कार्यक्रम किसान यात्रा 25 मार्च मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद किसान प्रेस मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और ये अंतिम सेशन आपके लिए हम लेकर हाजिर हैं, और आपसे हम सवाल करेंगे, और सवाल होंगे भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपने के तौर पर पूरा करने के लिए लोगों के बीच में उतारी, हमारे किसानों के बीच में उतारी, और वो योजना है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ताकि हमारे किसानों को जो इस योजना का लाभ ले सकें और किसी को ऋण ना लेना पड़े, साहूकारों के पास ना जाना पड़े, और ये उनके अकाउंट में सीधे पहुंचे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस योजना को उतारा, और ये योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हम इसी से जुड़ा हुआ सवाल हम आपसे पूछेंगे, और सवाल है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ खड़े कीजिए और बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आखिर क्या है, ये आपको बताना है। और अगर ये आप बता पाते हैं तो किसान कप के हकदार आप बन जाते हैं, और इसलिए हाथ यहां से उठे हैं तो इनसे ही बात करते हैं। आराम से पहले नाम बताइए अपना। जी रक्षपाल सिंह। रक्षपाल जी बताइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जी किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और जैसे मान लो वर्ष में 3 बार मिलती है 2,000 रुपये करके, 3 किस्त में मिलती है 6,000 रुपये, रबी की, खरीफ की, इन फसल में कि वो अपने किसान के पास पैसे उस समय नहीं होते, ज़रूरत पड़ती है तो अपना खाद बीज वो उससे ले करके अपना काम चला सके। और इसका मैं समझता हूँ हमारे किसान को बहुत कुछ फायदा हो रहा है इसका, बहुत ज्यादा फायदा इसको हमारे किसानों को हो रहा है। रक्षपाल जी कह रहे हैं। चलिए बैठिए, और भी लोगों ने हाथ उठाए हैं। देखिए एक युवा हैं जो लगातार हाथ उठा रहे हैं। आइए जरा इधर आ जाइए आप, नाम बताएं। नाम प्रेमकुमार चौहान है, मैं ग्राम काजीवाला का रहने वाला हूँ। किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें जो किसान भाई 2 हेक्टेयर के नीचे आते हैं, यानी जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से नीचे होती है, उनको एक अनुदान के रूप में 2,000 की किस्त हर 3 महीने में दी जाती है, जिससे वो अपने फसलों का अपने खर्च पानी उससे निकाल सके। धन्यवाद।
चलिए, धन्यवाद आपका भी, बहुत उत्साह के साथ आपने बताया। और भी कोई बताना चाहता है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना क्या है? आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से आइए, नाम बताइए। अनूप कुमार, ग्राम पुरैनी का रहने वाला हूँ मैं। किसान सम्मान निधि ऐसी एक सरकार की योजना है जिससे किसान को जिस समय फसल की बुआई होती है और पैसे का अभाव होता है, तो कम से कम ये है कि वो 2000 रुपये उस समय ऐसे मिल जाते हैं जो उसके लिए एक अहम मुद्रा के रूप में उपयोग में आ जाते हैं। 2000 रुपये की 3 किस्तें वर्ष में मिलती हैं और किसान का जो है उसमें उधारी और नए बीज लेने के लिए जो उधार करना पड़ता था दुकानदार से या साहूकार से, वो नहीं करना पड़ता। और ये बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की। ठीक है, तो देखिए, सरकार की अच्छी योजना है। और भी कोई बताना चाहता है इस योजना के बारे में तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कौन बताना चाह रहा है? आप बताना चाह रहे हैं सीताराम जी? नहीं बताना, कोई और बताना चाहता है तो ठीक है, नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना क्या है और इससे हमारे किसानों को कितना लाभ पहुंचा है और कितने किसानों तक ये पहुंच रही है, वो पूर्ण जानकारी आपको देंगे हमारे दर्शकों को और हमारे किसानों के साथ ये भी तय करेंगे किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कब का हकदार। पीएम सम्मान निधि माने कृषकों को एक तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सम्मान के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है और धनराशि जो है एक वर्ष में जो है 3 बार दिया जाता है, रबी, खरीफ और जायद। ये धनराशि आपको इसलिए दिया जाता है कि आप जब बीज लेने जाते हैं या खाद लेने जाते हैं तो या फसल से खेती से संबंधित जो भी कार्य करते हैं उसमें जहाँ पैसे की आपको आवश्यकता पड़ता था पहले साहूकारों से या बैंक से या इधर उधर से लेना पड़ता था, तो एक सम्मान के रूप में आपको ये धनराशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री अभी सरकार के द्वारा जो है तो भागलपुर से अभी राशि भेजी गई है और सभी के खाते में एक साथ ही सभी के अकाउंट में आ गया धनराशि। कहीं भी आपको कोई पैसे का भी लेन देन नहीं करना पड़ता है, आपकी धनराशि जो है आपके खाते में सीधे चली आती है। और इस प्रश्न का जो है प्रश्न मंच में जो पूछा गया है सबसे अच्छा उत्तर जो है अनूप जी बताए हैं और बहुत ही अच्छा बताए हैं उन्होंने। उनको किसान प्रश्न मंच के द्वारा उनको सम्मानित किया जाए। आइए अनूप जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजाते रहिए क्योंकि ये भी लगातार प्रयास कर रहे थे और इनका प्रयास कामयाब हुआ है, इसलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। तो देखिए, सवाल हम पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और सवाल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त अब तक आ चुकी है? ये सवाल है जिसका जवाब आपको देना है और शुरुआत आगे से ही करते हैं। सीताराम जी लगातार हाथ उठा रहे हैं, इनसे सबसे पहले पूछते हैं, हाथ नीचे कर लीजिए पहले, आप बताइए। जी सीताराम नाम मेरा, 19वीं किस्त आ चुकी है। 19वीं किस्त आपकी आ गई है, तो कितना लाभ आपको इससे पहुंचा? लाभ तो 38,000 रुपए आ चुके खाते में। 38,000 से क्या किया आपने? तो सब घर का खाद बीज का काम चल रहा। तो पहले जब ये 38,000 रुपए नहीं आते थे कितनी कठिनाइयां आपको पड़ती थी? जी, उस समय पर काम हो जाता है। अब समय पर काम हो रहा है तो मजा आ रहा है? मजा आ रहा है खेती करने में। जी जी, धन्यवाद मोदी जी का। चलिए, धन्यवाद मोदी जी का आप कह रहे हैं और मौका उन लोगों को देते हैं जिनको अब तक मौका नहीं मिला है, इनसे बात करते हैं। मुझे तो सर 2 किस्त नाम तो बताइए अपना। मेरा नाम राजपाल सिंह, हाँ। गाँव पुरैनी। हाँ। 2 किस्त आई हैं, हाँ। एक उसमें फरवरी में और एक अब इसमें। तो आ तो रही है ना कि उसमें नवंबर। हाँ, बस 2 किस्त आई हैं, तो 2 ही काउंटिंग करोगे? बस 2 ही काउंटिंग करेंगे। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये सवाल है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त अब तक आ चुकी है, ये भी बताना चाह रहे हैं किसान। मैं पंकज कुमार राणा, निवासी शरीफपुर कॉलेज का रहने वाला हूँ और ये 19वीं किस्त आ गई है और 20-19 से इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, बैठिए। तो पंकज कुमार राणा ने भी बताया, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है। आप बताना चाह रहे हैं, आप जो भी बताना चाह रहा हो बेबाक तरीके से वो बता सकता है, समझा सकता है और वो ये भी बता सकता है कि कौन सी किस्त अब तक आ चुकी है। तो इसलिए हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, विशेषज्ञ बताएंगे कौन सी किस्त अब तक आ चुकी है और इन किस्तों से हमारे किसानों की कितनी जिंदगी बदली है, ये भी हमारे विशेषज्ञ विस्तार से और बहुत ही लंबे तरीके से आपको बताएंगे। देखिए,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अगर इसकी बात की जाए तो यह किसान सम्मान निधि किसानों के आर्थिक जीवन में उन्नयन के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री जी द्वारा 2019-20 में चालू की गई थी। और इस जो पैसा दिया जाता है, इसमें जो धनराशि होती है पूरे वर्ष में 6,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये 3 से 4 महीने पे दिया जाता है। और ये देने का जो समय होता है, टाइमिंग होती है, ये फसल के अनुसार है, खरीफ, रबी और जायद। अगर हम जायद की बात करें तो अभी जायद शुरू होता है फरवरी महीने से, जायद चालू हो जाता है। तो अभी जायद को जो भी बात हुई है 24 फरवरी को हमारे अभी इंचार्ज मैडम ने बताया आप लोगों को कि भागलपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो 19वीं किस्त जारी की थी वहाँ से भागलपुर से 24 फरवरी को। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि दी जाती है, समय पे जब फसल की बुआई होती है, बुआई से पहले किसान को जो भी कृषि निवेश खरीदना है, चाहे बीज हो या खाद हो या दवा हो, या उसको क्या कहते हैं कि अगर किराए पर ट्रैक्टर लेना है, तो इन सब के लिए वह किसान सम्मान निधि दी जाती है। और अगर रही बात इसमें प्रयास करने की, तो प्रयास जवाब देने का प्रयास तो हमारे अच्छे किसानों ने किया। हमारे जैसे सीताराम जी बैठे हैं, इन्होंने भी जवाब अच्छा दिया। तो पीछे पंकज जी थे, पंकज जी ने भी जवाब दिया। अब रही बात इन दोनों के बीच में टाई होते होते रह गया, तो बात अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर निष्पक्ष होकर हम बात करते हैं तो इसमें सीताराम जी थोड़ा सा 2 नंबर से पीछे रह गए, क्योंकि पंकज जी ने अपने जवाब में यह भी बता दिया कि यह योजना सरकार ने कब लागू की थी किसानों में। तो इसलिए जो पुरस्कार की धनराशि के हकदार जो है पंकज जी हैं। आइए, पंकज कुमार राणा ने सही जवाब दिया है हमारे विशेषज्ञों के अनुसार, इसलिए उन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए आप किसान कप के हकदार बन गए हैं। और भी इससे जुड़ा हुआ एक सवाल हम आपके सामने इस मंच पर, यह अंतिम प्रश्न है, बहुत ही गौर से आप सुनिए और इसी योजना से जुड़ा हुआ है। और अगर सही जवाब आप दे पाते हैं तो इस मंच पर यह अंतिम मौका होगा आपको सम्मानित करने का। तो इसलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप चाहें तो नकल भी की जा सकती है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है और बताया भी जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, हाथ बहुत सारे उठ गए हैं, लेकिन मौका उन लोगों को देते हैं जो पहले नहीं बता पाए। शुरुआत आगे से ही करते हैं। आइए, आपको ही मौका देते हैं। जी, नाम बताइए। जी, सीताराम नाम मेरा, और 2019 में शुरू हुई है। 2019 में जी। ठीक है सीताराम जी, मुझे लगता है इस बार मौका आप पर मिल गया आपको, तो इसलिए और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है सीताराम जी के ही पाले में गेंद जाएगी, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा सकता है। सर, आपसे पूछते हैं। मेरा नाम पवनदीप राणा, ग्राम भवनपुर कला से हूँ, और जो अभी क्वेश्चन था ये फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, आपने फरवरी में ऐड किया। ठीक है, आप भी बताना चाह रहे हैं, आइए जरा। मेरा नाम प्रेम चौहान है। हाँ। मैं ग्राम काजीवाला का रहने वाला हूँ। ये 24 फरवरी 2019 को लागू हुई थी। ठीक है, देखिए ये 24 फरवरी 2019 को लागू हुई थी। आइए जरा, आप भी बताइए, जरा बताना चाह रहे हैं। ये 2019 में फरवरी के मंथ में और 24 को हुई थी। 24 क्या? 24 तारीख। अच्छा, 24 तारीख, 24 फरवरी को शुरू हुई थी 2019 में, ये आप कह रहे हैं। 24/2 में शुरू हुई थी। तो देखिए, तमाम लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन अब विशेषज्ञों के पास चलते हैं और विशेषज्ञों के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि लगभग जवाब सबका मिलता जुलता है। तो अब उनको तय करना है कि किसी एक को किसान कब देना है। साथ ही वो इस विस्तार से इस योजना के बारे में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना कैसे सच हो रहा है और घर घर तक, लोगों के अकाउंट तक कैसे ये किसान किश्त पहुंच रही है, जो उनकी जिंदगी को बदलने के लिए विकास के पथ पर लेकर आगे बढ़ रही है। चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। किसान सम्मान निधि की जो हमारे कृषक भाइयों ने जवाब दिए हैं, जरा सा खाली अंतर है बस। लगभग सभी लोगों ने सही बताए हैं, मगर सीताराम जी देखिए, जो लोग बताए हैं उनसे काफ़ी सम्मानित स्थिति में है इस नई एज में। इसीलिए इस सम्मान निधि का जो योजना है फरवरी 2019-20 में लागू किया गया था। तो सीताराम जी ने सही उत्तर दिए हैं
और उनको एक सम्मान की तरफ से हम किसान प्रश्न मंच की तरफ से कहेंगे कि उनको सम्मानित करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, ये हमारे किसान साथियों को एक सम्मान देने की बात है। सम्मान ये है कि उनका सामाजिक स्तर उठे। सामाजिक स्तर कैसे उठेगा? जब हमारा किसान बुआई के समय अगर कोई भी कृषि निवेश खरीदने जा रहा है, जैसे अगर उसको बीज की आवश्यकता है, बीज खरीदने के लिए पहले किसान उधार पे बीज लाता था, या तो बैंक से कर्ज लेता था, या आज भी कुछ क्षेत्र में भी साहूकारों से वो उधार लेते हैं। तो साहूकार से जब उधार लेते हैं तो उनके कर्जदार बने रहते हैं, तो उनको समाज में उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है कि तो उसके कर्जदार हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परंपरा को तोड़ा, इस कड़ी को तोड़ने के लिए किसान सम्मान निधि योजना इसीलिए चलाई कि हमारा किसान अगर बुआई करने जा रहा है, बुआई के समय उसको किसी के ऊपर आश्रित न होना पड़े। जो भी निवेश खरीद रहा है, जो भी कृषि निवेश उसको लेना है, वह उस सम्मान निधि का जो पैसा, सम्मान निधि इसलिए बोला कि उसको पैसा मिला तो सम्मान के साथ जाएगा, बड़े गर्व के साथ कि मुझे फला चीज़ या गन्ने का बीज या गेहूं का बीज जिस समय बुआई कर रहा है मुझे दे दो, ये रहे तुम्हारे पैसे। तो किसान सम्मान की बात गर्व महसूस करता है कि हमको अब उधार नहीं लेना पड़ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए जो चालू की, जैसे अभी सभी लोगों ने जवाब दिया 2019-20 से चालू हुआ है। ये कारवा 19-20 से चलते चलते आज हम लोग 2025 में आए हैं। 19वीं किस्त भी जारी हो गई। अभी हमारे किसान साथी जो सीताराम जी ने जो जवाब दिया कि अगर सभी लोगों के जवाब आसपास ही थे, तो इससे पूर्व का जवाब भी किसान सीताराम जी ने भी देने का प्रयास किया था। और इन्होंने ये भी बताया था कि मुझे इस 19 किस्त में कितने पैसे मिले, इसलिए इनका पलड़ा भारी हो गया था, क्योंकि 2-3 किसान सही जवाब दिया। इन्होंने जोड़ के बताया 19 दूनी 38 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। जैसे हमारे एंकर महोदय हैदर जदी साहब ने पूछा कि भाई कितने पैसे आए, तो उन्होंने उससे पैसे बताया था, लेकिन उस समय इनका पूरा जवाब सही नहीं हो पाया था। लेकिन यह जवाब उस जवाब को मिलाते हुए अच्छे किसान, बुजुर्ग किसान के ध्यान रखते हुए सीताराम जी को इस सम्मान निधि क्या कहते हैं, जो किसान प्रश्न मंच है, उसे सम्मानित करने का कष्ट करें आप। हाँ, ये जोरदार तालियां सीताराम जी के लिए बजा दीजिए। सीताराम जी का जोरदार तालियां इन बुजुर्ग किसान के लिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और ये कोशिश आपकी कामयाब हुई। कोशिश और लोगों की भी कामयाब हो सकती थी, लेकिन जिन्होंने मौका गवा दिया अब उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब समय खत्म हो चुका है। लेकिन अब किसी के पास कोई सवाल है जो विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं, तो हम उनको मौका देते हैं, जल्दी से हाथ उठा सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो अब वो सवाल पूछ सकता है हमारा किसान हमारे विशेषज्ञों से। जल्द से जल्द हाथ उठाएं और पूछें। और अगर नहीं है किसी के मन में कोई सवाल तो हम चलते हैं। तो देखिए हाथ उठ गया है और इसलिए उनके मन में जो है सवाल उनसे पूछते हैं और हमारे विशेषज्ञों तक वो सवाल पहुंचाते हैं ताकि वो दे सकें उसका सही जवाब। तो देखिए एक युवा है जो हाथ उठा रहे हैं, आ जाइए जरा आप आगे। क्या सवाल है आपका? सर मेरा नाम प्रेमकुश चौहान है, मैं ग्राम काजीवाले का रहने वाला हूं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जिनकी जमीन 2019 के बाद नाम आई है, तो उस पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र क्यों नहीं है? ठीक है, बैठिए। तो प्रियांशु चौहान का नाम देखिए। एक और सवाल है, साथ साथ सवाल ले लेते हैं, उसका जवाब दोनों का साथ दे देंगे हमारे विशेषज्ञ। मेरा नाम शरद कुमार है, ग्राम हरगनपुर है। यहाँ क्योंकि वैज्ञानिक बैठे हैं तो वैज्ञानिकों का मेरा प्रश्न ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी सॉइल ख़राब हो रही है, उस मिट्टी को कैसे सुधार करा जाए, ये हम किसान भाइयों को विस्तार से बताएं। ठीक है शरद जी, और देखिए प्रियांशु का जवाब अब हमारे विशेषज्ञ देंगे। हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और उनसे उनका जवाब लेते हैं। देखिए अभी हमारे 2 युवा साथियों ने 2 प्रश्न किए। हमारे एक साथी का प्रश्न था कि 2019 के बाद जिनके नाम पर ज़मीन आई है उनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्यों नहीं हो पा रहा है। और दूसरा प्रश्न हमारे पीछे जो युवा किसान हैं, युवा इसलिए कहते हैं कि आपने प्रदेश स्तर पर जनपद का नाम 2-3 बार सम्मानित करवाया है, तो आपने कहा कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति खराब होती जा रही है, सुधारने का तरीका क्या है। तो पहले हम जो हमारे साथी ने पूछा था कि 2019 के बाद जो जिनका नाम चढ़ा है उनका सम्मान निधि में क्यों नाम नहीं आ रहा है। देखिए तकनीकी विषय का तकनीकी बिंदु इस पर कई लागू होते हैं कि हो सकता है कि आपका जो नाम चढ़ा हो आधार या बैंक नाम एक दूसरे से मैच न खाता हो, या आपका
खसरा खतौनी जो भी वहाँ पे मेल न खाता हो, तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी जो कृषि विभाग, और कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, कृषि विभाग का जो ऑफिस है उनके उप संभाग, अगर हम कोतवाली की बात करते हैं तो कोतवाली का उप संभाग हमारा जो नगीना में है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के पीछे है। आप वहाँ पर जा करके उनसे अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवा लीजिए कि किस कारण नहीं आ रहा है, वो पूरा रीजन बता देंगे। अब रही बात दूसरा, हमारे शरद जी ने जो प्रश्न पूछा था कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए अगर बात की जाए तो उसके कई तरीके होते हैं। इस पर हमारी सरकार, भारत सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई हैं। जैसे भी पीछे देखिए, नेचुरल यानी प्राकृतिक खेती की बात चल रही है। प्राकृतिक खेती का भी तरीका यही है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। या जैविक खेती की बात होती है कि जैविक खेती का भी कि समय होता है कि उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि अपने खेत में जैवांश खाद, वर्मी कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग अपने खेत पर अवश्य करें। और साथ ही साथ अपने खेत में साल में एक बार हरी खाद का जरूर प्रयोग करें, मृदा की उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए। हरी खाद की बुआई का जो समय होता है वो अप्रैल मई में होता है। लेकिन हमारा जनपद बिजनौर है, जो गन्ने का क्षेत्र है, गन्ने का बाहुल्य है, तो अगर बात हमारे किसान साथी करते हैं, गन्ना कटाई के बाद गेहूं या पेड़ी की कटाई के बाद गन्ना गेहूं पेड़ी यही चलता है, बीच में समय नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों ने इस बार, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर, हम सभी लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने मिल करके हम लोगों ने अभियान चलाया है कि इस बसंत काल में जो भी किसान साथी गन्ने की बुआई कर रहे हैं, गन्ने की बुआई करते समय उसी के बीच में उसके साथ ही साथ ढैंचा की फसल की बुआई करते, ढैंचे के बीज की बुआई कर दे। क्योंकि गन्ने की जो गुड़ाई होती है, खुदाई होती है, वो 40 से 45 दिन के बाद गुड़ाई खुदाई होती है। और ढैंचे की पलटाई भी जो होती है वो 40 से 45 दिन के बाद की जाती है। यानी दोनों का समय एक साथ आता है। अगर हमारा किसान साथी ढैंचे की बुआई कर देता है, जब गन्ने की गुड़ाई करेगा, ढैंचा अपने आप कट करके ज़मीन के अंदर चला जाएगा। और जो किसान साथी अगर गुड़ाई नहीं करते हैं, खुदाई नहीं करते हैं, तो उस ढैंचे की फसल को काट करके उसी खेत के ऊपर बिखेर दें, ज़मीन के ऊपर बिखार दें। उससे 2-3 फायदे होगा। फ़ायदा क्या होगा? पहला तो एक ज़मीन के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, मल्चिंग जिसे बोलते हैं हम लोग बोलते हैं। मल्चिंग कई तरह की होती है, जीवित मल्च है, लाइव मल्च बोलते हैं, क्योंकि हरी ढैंचे की फसल है। नीचे पहला काम क्या करेगा, कोई ज़मीन के नीचे से दूसरे पौधों को नहीं उगने देगा। दूसरा पौधा कौन सा? खरपतवार। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा करता है कि हमारे जो किसान साथी जो मई जून के महीने में जो सिंचाई हर हफ्ते करते हैं, और सिंचाई का जो इंटरवल है वो बढ़ जाता है लगभग 15 दिन का, क्योंकि वह नमी को भी सुरक्षित रखता है। तो अपने खेत में नमी बनाए रखने या जीवांश की मात्रा बढ़ाए रखने के लिए जैविक खाद और हरी खाद का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद। तो देखिए, तमाम जानकारी हमारे विशेषज्ञों ने आपको दी और जो आपके बहुत काम आएगी। तो देखिए, इस मंच पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ जुड़े, तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं जोरदार तालियों के साथ हमारे विशेषज्ञों का। इतने सारे किसान इस मंच पर हमारे साथ जुड़े, आपका भी जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं।